हेलो एवरीवन। आज मैं जैम और गेट की कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो पहले मैंने जैम के 2021 की जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, मुझे लगा कि पूरा हो चुका है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे कमेंट्स आए कि बाकी जैसे 55-56 प्रॉब्लम शायद संस्कार जायसवाल जी ने कहा था जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी भी मैं प्रॉब्लम्स आगे भी डिस्कस करता रहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम आए जो आपको लगे कि मैंने डिस्कस नहीं करी है, उसे कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मैं जैसे ही मुझे टाइम होगा मैं ज़रूर उसे डिस्कस करूँगा। जल्द से जल्द आपके पास वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मैं पीछे रिसर्च की वजह से अपना बिज़ी था तो लेट हो गया, बट आगे मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ ला पाऊँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी आपको लगे, आप डालिए कमेंट्स में। मैं इसे पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आइए अब कोशिश करते हैं। पहले आईआईटी जैम की कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक मिनट निकाल लेते हैं। हाँ, तो फॉर सम बीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, या ये करते हैं 55। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, हमें मिनिमाइज़ करना है 2x5 सब्जेक्ट टू 9x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल टू 36। तो आज मैं सिर्फ आपको एक बहुत आसान तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको भी अच्छा मज़ा आएगा, नया तरीका होगा। तो अक्सर इसे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग को देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे वो होगा, क्या नए नए तरीके कर्न-टकर वगैरह थ्योरम्स देखने लगते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन हम ये आईआईटी की जो क्वेश्चंस की ब्यूटी यही है कि उसके प्रॉब्लम्स लगते मुश्किल बट होते आसान है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को, तो कॉन्स्टेंट है 9x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल्स टू 36, जो कि एक इलेप्टिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आप 36 को दोनों लेफ्ट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे x² प्लस y² b² 1 की वो हो गई, जिसमें a 2 है b 3 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और b 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ पे जब आप मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव वैल्यू पे जाएंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव इक्वेशन पे 2x5 पे, तो 2x5 क्या है, बेसिकली हाइपरबोला है। ठीक है, और एलिप्स का हम जानते हैं कि a cos थीटा b sin थीटा में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि 2xy बेसिकली एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2xy को हाइपरबोला। तो हाइपरबोला किस हिसाब से, एक इसमें टू वेरिएबल के स्पेस में किस हिसाब से होता है, तो xy इक्वल्स टू c बेसिकली एक कांस्टेंट होता है, तो उसको किस हिसाब 2xy को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं कि xy इक्वल्स टू c का क्या हाइपरबॉलिक किस हिसाब से होता है। इस हिसाब से ये जाता है बिना किसी एक्सेस को टच करते हुए एसिम्पटोट में ओरिजिन के पास से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ तक कांस्टेंट हो सकता है, जहाँ पे ये इलिप्टिकल बाउंड्री है वहीं तक इसका कांस्टेंट हो सकता है। वही मैक्सिमम के लिए होगा और वही मिनिमम के लिए। मिनिमम बेसिकली सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए। तो मिनिमम वैल्यू इसकी वहीं टच करेगी बाउंड्री पॉइंट पे जो एलिप्स की होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3। अब हमें ऑप्टिमाइज़ क्या करना है 2xy को। तो मैंने जैसे कहा पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा b sin थीटा। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 2 cos थीटा इंटू 3 sin थीटा हम उसे लिख सकते हैं। तो अब 2 इंटू 3 को 6 करके हमने इंटू 2 cos थीटा sin थीटा, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 cos थीटा sin थीटा। ठीक है, और 2 sin 2 थीटा की क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 6 इंटू साइन 2 थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा, किसी भी साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक जा सकती है। मिनिमम उसकी वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, -6। अब दूसरा प्रॉब्लम हम देखते हैं। फॉर सम बीटा ग्रेटर देन 0 लेट द वेरिएबल्स x1 एंड x3 बी द ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो x1 और x3 ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, x2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और जो हमें दो इक्वेशन यहाँ पे, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू 7 हमें वैसे ही गिवन है। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी है। तो पहली दो इक्वेशंस में x1 x3 की वैल्यू फाइंड करके हमें बस क्या करना है, बीटा की वैल्यू में उसे डालना है। तो x1 एंड x3 आर ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है और ऑप्टिमल वैल्यू हमें 7 गिवन है, इसका मतलब x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 7 गिवन है। तो ऑप्टिमल, इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं,
एक मिनट, थोड़ा अच्छे से इसे लिखते हैं। ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन को, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 x3 हमें ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन गिवन है, तो फिर इसका मतलब x2 को 0 रखेंगे, और x2 को 0 रखा तो तीनों के तीनों इक्वेशन में x2 को हम 0 कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि हमने पहली इक्वेशन में x2 को 0 रखे और दूसरी इक्वेशन में x1 और x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर तीसरी इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को डाल के बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 + 3x3 = 7, x2 को 0 रखा तो पहली इक्वेशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और एक कांस्टेंट की इक्वेशन हमने ले ली 2x1 + x3 = 9, क्योंकि दोनों में x2 0 है। तो अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे पहली इक्वेशन में 2 को इंटू कर दीजिए पूरी इक्वेशन से, x2 तो हमें पता ही है 0 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमने 2 से पूरी इक्वेशन को इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x1 + 6x3 = 14 आ गया, और 2x1 + x3 = 9। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 2x1 + 6x3 14, 2x1 + x3 = 9। तो 2x1 कट गया, 5x3 और 14 - 9 = 5। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 1। x3 की वैल्यू अब हमने इस वाली इक्वेशन में डाल दी, 2x1 + x3 में x3 की वैल्यू डाली 1, तो 2x1 + 1 = 9। तो यहाँ पे आ गया 8, तो x1 की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो x1 की वैल्यू आ गई 4 और x3 की वैल्यू 1। तो अब उसे थर्ड इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 4 और x3 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमने जैसे डाला है 4 - बीटा इंटू 1 = 1, इसे और ढंग से 4 + 2 × 0 - बीटा इंटू 1 = 1। ठीक है, और इसे बस अब डाल लीजिए यहाँ पे 4 - 1, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड, बीटा को राइट हैंड साइड, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब थोड़ी सी गेट की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसे ऑनलाइन ही निकाल रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, पहले एक स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इफ़ s² = 1/n - 1 sigma I = 1 to n xi - x bar का होल स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस बेसिकली हम सिग्मा स्क्वायर मानते हैं। देन वन कैन कंक्लूड दैट s = √1/n - 1 sigma I = n to 1 xi - x bar का होल स्क्वायर इज एन, अब हमें निकालना अनबायस्ड कंसिस्टेंट है, बायस्ड कंसिस्टेंट है, अनबायस्ड इनकंसिस्टेंट है, बायस्ड इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आप भी एक बार इसे ट्राई कीजिए पॉज करके और चेक कर लेना बाद में आंसर। इसे निकालने के वैसे 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान वाला बताऊंगा। आसान तो खैर दोनों ही हैं। तो अब चलते हैं एक बार गेट का वो खोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि वेरिएंस ऑफ s जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ES² - ES का होल स्क्वायर। तो ES² की जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि s² क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर, और ये भी हम जानते हैं x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएंस ऑफ s मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएंस ऑफ s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ES² अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ES² - ES² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। वेरिएंस ऑफ s ग्रेटर देन 0, तो ES² - ES का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अनबायस्ड है तो E एक्सपेक्टेशन ऑफ s² मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि वो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना। वही हमने यहाँ पे दे रखा है, तो ES² मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम उसे इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि ये अनबायस्ड सिंस ES² इज अनबायस्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि σ² - ES का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब अगर ES = सिग्मा होगा तभी उसे हम अनबायस्ड कह सकते हैं। इफ ES इज अनबायस्ड, अगर हम उसे अनबायस्ड मानते तभी हम उसे अनबायस्ड मानेंगे ना, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ s = सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन हम जानते हैं कि σ² इज ग्रेटर देन ES², क्योंकि σ² - ES का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ES नॉट इक्वल्स टू सिग्मा। इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सिंस σ² इज ग्रेटर देन ES का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, तो ES बायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, इस
चीज़ को हम बता देते हैं। तो ES जो है वो है बायस्ड एस्टिमेटर। अब आ जाते हैं कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी पे। अब हम ये एक बात जानते हैं कि इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या कहती है कि इफ़ TN, मतलब अगर TN कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है गामा का, ठीक है, और F कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, F इज़ कॉन्टिन्यूस, तो FTN F गामा का एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहती है। अब हम जानते हैं रूट एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि बेसिकली एस स्क्वायर को हमने रूट एस ही तो करा है ना, वहाँ पे दोनों को अंडर रूट ही तो डाला है ना। तो बेसिकली FTN क्या हुआ है, अंडर रूट एस इक्वल्स टू अंडर रूट अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1, और एक्स आई माइनस एक्स बार का सिग्मा होल स्क्वायर का सिग्मा जो हमने लिया है, तो ये एक जैसे हमने यहाँ पे किया था एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये क्या था, ये अंडर रूट ही तो हमने फंक्शन को किया है ना, तो ये भी कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट ही होगा बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो आपका आंसर आ गया बायस्ड एंड कंसिस्टेंट। तो 20 का आंसर होगा बायस्ड एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे गेट का। एक मिनट, ये वाले तो आपको पता ही होंगे, हम आज मैं कॉर्नोट का ले लेता हूँ। हाँ, तो कंसीडर अ कॉर्नोट टाइप एंड फर्म नेचुरल स्प्रिंग ओलिगोपोली वेयर द मार्केट डिमांड फॉर नेचुरल स्प्रिंग वाटर इज गिवन बाय, तो प्राइस आपको ए माइनस क्यू में दे रखा है। यहाँ पे कैपिटल क्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn है कि एन फर्म्स आर सिमेट्रिक, ईच फर्म इनकर्स अ बॉटलिंग कॉस्ट ऑफ CI इक्वल्स टू CQI, C ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन C। तो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हमें प्राइस दे रखा है A माइनस क्यू, यहाँ पे कैपिटल Q है Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। ठीक है, तो यहाँ पे CI इक्वल्स टू CQI है। अब हम मान लीजिए कोई एक फर्म ले लेते हैं, फर्म I, तो उसका प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो PQI माइनस CQI। तो यहाँ पे P की हमने वैल्यू डाल दी A माइनस कैपिटल Q को हमने लिख दिया Q1 प्लस Q2 अप टू Qn, और ये QI बाहर लिया माइनस CQI, और QI को हम अंदर ले गए इंटू करके, तो Q1 QI Q2 QI ये सब आ गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन डेल पाई अपॉन डेल QI की जानते हैं क्या होगी, इक्वल्स टू 0 रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे QI स्क्वायर भी आएगा, वैसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो डेल पाई अपॉन डेल QI इक्वल्स टू 0, तो जब AQI और CQI को हमने डिफरेंशिएट किया तो A और C आ गया, और यहाँ पे जब हम अंदर डिफरेंशिएट करने गए तो एक जैसे QI स्क्वायर है तो वो 2QI होगा, और बाकी Q1 QI तो Q1 होगा, Q2 QI Q2 होगा, अप टू Qn माइनस C। तो इस QI को हमने अलग ले लिया, 2QI को QI प्लस QI करके, QI प्लस QI करके एक QI हम बाहर ले गए ताकि इसे कैपिटल Q लिख सकें इस पूरे को। ठीक है, हम इसे कैपिटल Q लिख देंगे। तो A माइनस कैपिटल Q माइनस QI माइनस C, तो QI की वैल्यू क्या हो गई, A माइनस Q माइनस C। ठीक है, अब यही QI Q1 Q2 Q3 Qn सबके लिए सेम वैल्यू होगी। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू होगी QI, तो Q1 के लिए Q2 के लिए सबके लिए सेम ही वैल्यू होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम ऐड करेंगे सारी इक्वेशंस को, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल Q जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Qn है ना, तो जब हम Q1 प्लस Q2 प्लस Qn यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे कैपिटल Q आ जाएगा, और कैपिटल Q और राइट हैंड साइड को हमने ऐड करा तो वहाँ पे NA NC और NQ ही आएगा, तो NA माइनस NQ माइनस NC आया, तो Q1 प्लस Q2 अप टू Qn। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन हो गई। राइट हैंड साइड की इक्वेशन को जब ऐड करा तो कैपिटल Q इक्वल्स टू NA माइनस NQ माइनस NC, तो NQ को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, तो n प्लस 1 Q इक्वल्स टू NA माइनस NC, तो कैपिटल Q की क्या वैल्यू आ गई, NA अपॉन n प्लस 1 माइनस NC अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो प्राइस हो गया आपका A माइनस Q, तो यहाँ पे हमने A माइनस NA अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस NC अपॉन n प्लस 1 था, तो माइनस से वो हुआ तो प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब A माइनस NA प्लस n प्लस 1 को हम यहाँ पे जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 माइनस NA आ गया, तो NA NA कट गया, तो वहाँ पे बचा A अपॉन n प्लस 1 प्लस NC अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी प्राइस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और K% रूल। यहाँ पे कई बच्चों को पता नहीं है, तो एक मिनट मैं उसे निकालता हूँ ज़रा।
आई थिंक हाँ ये है 37 वाला. लेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी बी 4.2%, द ग्रोथ रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी बी 2% एंड द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी बी 6%. तो अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन के परसेंट रूल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई फॉर मेंटेनिंग स्टेबल प्राइसेस विल बी. तो मनी सप्लाई, अब फ्रीडमैन के परसेंट रूल कहता क्या है? तो फ्रीडमैन के परसेंट रूल को आपको समझने से पहले आपको उसको थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा. वो क्या कहता है कि जो मॉनेटरी सप्लाई है उसको लेके ये जो रूल है कि एक फिक्स्ड अमाउंट में आपको मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए. तो इट बेसिकली बाइंड सेंट्रल बैंक हैंड्स. जैसे वो फ्लक्चुएशंस में या साइक्लिकल वेरिएशंस में वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बदलती रहती है, तो वो उसके लिए मना करता है. सो इट बाइंड्स सेंट्रल बैंक हैंड्स. तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के हिसाब से जैसे जैसे वो करता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की बात होती है, वो हमेशा मानता था कि जो शॉर्ट रन में ये जो पॉलिसीज़ होती हैं वो चेंज कर सकती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये ज़्यादा काम नहीं आती हैं. और लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जैसी कई चीज़ों पे सप्लाई पे डिपेंड करता है. जो आपका इन्फ्लेशन और ये सब आउटपुट वगैरह होता है, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो सप्लाई पे निर्भर करते हैं, ना कि डिमांड पे. तो ये शॉर्ट उसमें आ जाती है. तो मनी सप्लाई कांस्टेंट रखना ही एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ाना चाहिए. जो जीडीपी वेलोसिटी और जो ये वेरिएबल्स होते हैं ये एनुअल बेसिस पे इन पे बढ़ाना चाहिए. तो जैसे सच दैट इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब जो प्राइस चेंज है वो ज़ीरो होना चाहिए. तो इसे हम थोड़ा ढंग से लिखते हैं. जैसे हम इक्वेशन जानते ही हैं क्या होती है कि जीपी जो है, जीपी बेसिकली ज़ीरो होना चाहिए. तो इसे थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो एम वी इक्वल्स टू पी वाई तो हम जानते ही हैं, ठीक है. एम वी, तो जब यहाँ पे हम दोनों जगह लॉग ले लेंगे तो एल एन एम प्लस एल एन वी इक्वल्स टू एल एन पी प्लस एल एन वाई, ठीक है. तो जब हम इसे टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के टर्म्स में हम सबको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो डी अपॉन डी टी एल एन एम प्लस डी अपॉन डी टी एल एन वी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एल एन पी प्लस डी अपॉन डी टी एल एन वाई, ठीक है. तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी. और अगर आपने मेरी ग्रोथ के न्यूमेरिकल देखे होंगे तो आपको पता होगा ये जो बेसिकली ये ग्रोथ का ही एक सिग्नल होता है. मतलब एम डॉट अपॉन एम प्लस वी डॉट अपॉन वी इक्वल्स टू पी डॉट अपॉन पी प्लस वाई डॉट अपॉन वाई. तो इसे हम एक ग्रोथ की इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? तो इसे इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम लिख सकते हैं ग्रोथ की, उसमें जैसे जी एम, जी वी, जी पी और जी वाई. तो इसे हम लिख सकते हैं जी एम, ठीक है. तो जी एम प्लस जी वी इक्वल्स टू जी पी प्लस जी वाई, ठीक है. तो बाय के परसेंट रूल हमें यहाँ पे जीपी को किस हिसाब से जीएम बढ़ाएं कि जीपी ज़ीरो रहे. अब जीपी ज़ीरो होना चाहिए, इसका क्या मतलब हो गया कि जी एम इक्वल्स टू जी वाई माइनस जी वी, मतलब ग्रोथ इन वाई माइनस ग्रोथ इन वेलोसिटी. तो आपको ग्रोथ इन वाई और ग्रोथ इन वेलोसिटी आप क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है? तो के परसेंट रूल बेसिकली ये कहता है कि मनी सप्लाई जी वाई माइनस जी वी के उसमें होनी चाहिए, ठीक है. एक मिनट, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, आई एम सॉरी. एक मिनट, 37 था आई गेस, राइट? 37, एक मिनट, 37 ये तो भी एप्टीट्यूड ही चल रहा है. 37 ओके, 37 और आगे 32 है, 35, 37, यस ये रहा. तो आपको जीडीपी दे रखा है 6%, इन्फ्लेशन यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 2%, ठीक है. तो प्राइसेस को स्टेबल यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी एम इक्वल्स टू जी वाई माइनस जी वी, दैट इज जी एम इक्वल्स टू 6% माइनस 2%, ओ सॉरी 4 नहीं, 6 है, 6% माइनस 2%. तो जो ग्रोथ इन मनी सप्लाई बेसिकली होनी चाहिए 4%, ठीक है. तो आज बाकी हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस डालता रहूं. आपको काम पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डालें. थैंक यू वेरी मच.